नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट जिसका आपको निरंतर इंतजार था और अभी भी इंतजार में है और दूसरी ओर से रद्द होने की बातें सामने आई है। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज जो कोर्ट के जो रास्ते जिनको आपने अपनाया है लोकतांत्रिक माध्यम से, उसके ऊपर पूरी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में तकरीबन 5 या 6 या 10 लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए कोर्ट जा रहे हैं आर्मी एग्जाम, एनरोलमेंट और रिजल्ट वाले मुद्दे को लेके। ध्यान से सुनिएगा, पूरे भारत में इतने ही लोग हैं जो आपके लिए कोर्ट जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी तारीफ है और इनकी जितनी की जाए वो भी कम है। लेकिन युवा हर जगह ये पूछ रहे हैं कि आप सब लोग मिक्स होके चले जाओ। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जिस जगह से काम कर रहा है उस काम को उस तरीके से चलने दो। 1.5 लाख बच्चे हैं, 1.5 लाख बच्चे एक रीट पिटीशन के अंदर एक साथ कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए जो जिस जगह से जैसे काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उसको उस तरीके से काम करने दीजिए। और जितने भी देश में कोर्ट्स है उसके अंदर जैसे जैसे याचिकाएं दायर हो सकती है वो करने दीजिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, विशेष तौर से हर एक विद्यार्थी इस बात को, हर एक भाई इस बात को नोट कर ले अपने माइंड में, इस बात को कि जिस साथी ने डॉक्यूमेंट अगर किसी जगह दे दिया है तो वो डॉक्यूमेंट किसी और को ना भेजें। क्योंकि आप एक याचिकाकर्ता एक पीआईएल या एक रिट पिटीशन के माध्यम से कोर्ट जा सकते हैं। आप डिफरेंट लॉयर से डिफरेंट कंडीशंस में कोर्ट नहीं जा सकते। साधारण भाषा में कहूं तो सपोज दैट एक मैं हूं जो आपके डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया ये कोर्ट की काम कर रहा हूं, मतलब इस केस से रिलेटिव। अगर आपने मेरे को कागज भेज दिए हैं, अगर आपका एग्जाम, एनरोलमेंट और बाकी अगर आपने अपने कागज मेरे को भेजे, दस्तावेज मेरे को भेजे हैं, तो वो कागज आप किसी और को ना भेजें। या आपने किसी और को वो कागज कोर्ट कार्रवाई के लिए भेज दिए हैं तो वो आप कागज मुझे ना भेजें। ये आपके बेहतर के लिए और आपके इस केस की बेहतरी के लिए मैं बोल रहा हूं। और जो लोग इसमें कोर्ट जा रहे हैं उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट की पूरी जांच करके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी जांच करके, ये नहीं कि आप जो हमारे पास कागज है उसको आप कोर्ट में लगा दो, जो आपके पास है वो हम कोर्ट में लगा दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आए उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट बना के और उसको सार्वजनिक करें। वो लिस्ट जैसे ही सार्वजनिक होगी उसका हम मैचिंग कर लेंगे और जितने भी साथी इसको कोर्ट को लेके काम कर रहे हैं उनको भी मैचिंग करने का मौका मिल जाएगा। इट मीन्स कि किसी भी प्रकार की एक गलती, आपको पता है पूरे केस को है वो निचोड़ में ना लाके वो उसको नीचा कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि कोर्ट जाने के लिए किस बात की ज्यादा पैरवी करें। रीट पिटीशन और पीआईएल। 90% भाइयों को पता नहीं है कि रीट पिटीशन क्या होती है और पीआईएल क्या होती है। अभी तक सभी पीआईएल का गुणगान कर रहे हैं, वर्तमान मेरे इस वीडियो तक भी यही गुणगान करेंगे कि पीआईएल दायर करो। पीआईएल वो दायर कर सकता है जिसका एग्जाम, एनरोलमेंट, रिजल्ट से कोई नाता ही नहीं है, वो पीआईएल दायर कर सकता है। लेकिन जिसका एग्जाम, एनरोलमेंट, रिजल्ट बाकी है वो पीआईएल दायर नहीं करके रीट पिटीशन दायर करें। रीट पिटीशन का मतलब यह होता है कि जिसको जो समस्या है वो उस समस्या के निदान के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और आपको पता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको समस्या है तो डॉक्टर केवल आपको ही इलाज के लिए मतलब बाधित करेगा, आपको इलाज देगा। ये नहीं है कि जो बाहर और रोगी हैं उनको देगा, जो जाएगा उसी को उसका जो आपको पता है रिजल्ट है वो मिलने वाला है। मेरी बात को सीधा समझिए कि रीट पिटीशन के अंदर जो भी कोर्ट जाएगा उसी को ही वहां से राहत मिलेगी। और एनरोलमेंट और एग्जाम वाले भाई खास तौर पे ध्यान दे लें। अब रिजल्ट वाले जो भाई बैठे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टीम एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेके, देखिए प्राइवेसी रीजन के चलते मैं पूरी बातें यहां क्लियर नहीं रख पाऊंगा। हमने 20 दिन तक लगातार इसके ऊपर वर्क किया। आफ्टर वर्क कंप्लीट होने के पश्चात जो हमने आपके साथ अब ये जानकारी है वो शेयर करने का काम किया है। तो विशेष तौर पर एयरफोर्स एनरोलमेंट के साथ एयरफोर्स रिजल्ट वाला जो केस है वो साथ में लग जाएगा, निश्चित रहें। और हमारी ओर से एयरफोर्स एनरोलमेंट की जो प्रक्रिया है, जो केस की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। बेहद जल्द कोर्ट के माध्यम से आपको जो भी जानकारियां आएगी वो सामने आ जाएगी। अब इसमें आप ये ना पूछे कि कैसे की गई, कहां, कैसे, किसके साथ,
ये जानकारी आपके साथ खुद ब खुद जिस दिन कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, ऑनलाइन कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगी। अब रही बात की रीट पिटीशन के अंदर 2 लोगों का नाम दर्ज करवाएं या कितनों का करवाएं। 1000 लोग अगर एक रीट पिटीशन में नाम दर्ज करवाते हैं तो ये सबसे बेहतर है। 1500 करवाएं तो सबसे बेहतर है, लेकिन 2 से बेहतर बहुत, जितने ज्यादा लोग कोर्ट जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स है। ये मैंने 3 दिन दिल्ली में रह के इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया है कि एक अकेले 2 बंदों का कोर्ट में जाता है और एक हजारों बच्चों का जाता है, बेनिफिट किस में है? तो उन्होंने कहा है कि एक एक बंदे का अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाता है तो इसका सीधा सा मीन्स ये है कि कोर्ट को इसका इफेक्ट पड़ेगा कि कितने लोग प्रभावित हैं, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले सालों का रिकॉर्ड अगर आप खंगालेंगे तो उन्हीं लोगों को राहत मिली है जो इंडिविजुअली कोर्ट गए हैं। अगर मैंने अपने दस्तावेज कोर्ट में दिए हैं तो मेरे दस्तावेज के ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि जो मेरे पीछे जो श्लंगित है उनके ऊपर संभावनाएं कम है। इसलिए कोर्ट में दलील ये तो दी जा सकती है कि 1.5 लाख प्रभावित हैं, लेकिन वो जो प्रभावित है वो कोर्ट जाएंगे तब प्रभावित होंगे ना। सपोज दैट, साधारण भाषा में कहूं, आप किसान हैं, आपके अगर खेत में किसी भी प्रकार के बारिश से या किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो एक तो बोला जाता है कि हमें नुकसान हुआ है और एक उसकी रिपोर्ट है वो अधिकारियों के समक्ष दी जाती है। तो मुआवजा उन्हीं को मिलता है जो अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज देते हैं। तो मेरी बात को सीधा समझिए, जितने लोग कोर्ट जाएंगे उनको उतना बेनिफिट है। रही बात मुख्य तौर पे फंड की, तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं रीट पिटीशन के लिए, आप 1000 बच्चे अगर कोर्ट जाते हैं तो लाखों के अंदर ये संख्या चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कोर्ट में चार्ज लगता है। तो वो आपसे लॉयर है वो लेंगे, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो लॉयर है, जो अच्छे लॉयर हैं, देश के नामी लॉयर हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर बहुत कम अपनी फीस है वो रख रहे हैं। फिर भी उनकी फीस है वो लाखों में, जो एक्चुअल में उनकी फीस है उससे 10 गुना कम है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बच्चों के हित का मामला है तो हम इस तरीके से सामने करेंगे। इसको लेकर ड्राफ्टिंग की फीस भी लाखों में आ जाती है। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो फंड आपने जिस जगह दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, और आपके लिए जो चीजें आगे आ रही है वो बिल्कुल सही चल रही है। हमारी टीम इसमें काम कर रही है, कई सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि रीट पिटीशन दायर हो, उसमें हजारों बच्चों की संख्या में वो बच्चों के डॉक्यूमेंट जाए, जिसमें कई बच्चों के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं। आप भी उस रीट पिटीशन में अपने दस्तावेज लगा दें अगर आपने अभी तक किसी को नहीं दिए हैं। ये वक्त है, जाग जाए, ये निकल जाएगा तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और हाँ, 90 ही नहीं बल्कि 100% एग्जाम इनरोलमेंट और रिजल्ट को लेकर सरकार, अगर कोर्ट की, अगर हमारी जो दलीलें हैं, अगर हमारी बातें सही निकल जाती है उनके सामने, तो ये सब उनको बाध्य होना पड़ेगा एग्जाम इनरोलमेंट और रिजल्ट को लेके। तभी तक अभी उन्होंने किसी भी प्रकार का लिखित स्टेटमेंट नहीं दिया है। PIL आपके लिए कोई भी दायर कर सकता है, उसके जो फंड है, उसका जो बजट लगता है उसमें और रीट पिटीशन के बजट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जो 1000 बच्चों के डॉक्यूमेंट अगर आपके लगेंगे तब आपको इसमें एक अलग एकता की मिसाल पेश करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। एयरफोर्स के जो भी भाई हैं, इनरोलमेंट वाले भाई, लगभग उनकी ओर से प्रक्रिया हो चुकी है। फिर भी अगर कोई साथी कहें कि सर अभी भी हमारे दस्तावेज आप रेडी रखो, तो बिल्कुल आप हमें दस्तावेज भेज सकते हैं, जिसमें एयरपोर्ट CASB की ओर से जो भी दस्तावेज की प्रक्रिया आज तक आपने की है, A to Z आपके शुरुआती फेज से लेके अंतिम फेज तक जो जो दस्तावेज आपकी ओर या उनकी ओर से दस्तावेज, जो गिनती में अगर करें तो 8 या 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। आर्मी की अगर बात करें विशेष तौर पे, तो आर्मी वाले भाई, आपने जिस भी ARO से भर्ती देखी है उसका आपको नोटिफिकेशन, उसके पश्चात आपके पास पहली बार आप जब फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो उसका आपको एडमिट कार्ड, फिजिकल पास करने के बाद आपको RMDS कार्ड दिया जाता है ARO की ओर से। जो वहां के जितने भी अधिकारी हैं वो आपके पास RMDS कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में RMDS के पश्चात आपका मेडिकल प्रक्रिया होती है। मेडिकल प्रक्रिया के दरमियान अगर आप फिट होते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड दिया जाता है। अगर आप फिट नहीं होते हैं तो आपको जो रेफर कार्ड दिया जाता है, उसके पश्चात फिट होते हैं तो आपको एडमिट कार्ड सौंपा जाता है। तो विशेष तौर से मेरा कहना है कि आपको एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, ये बातें आपके साथ होनी चाहिए, ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। इन सबसे अलग डॉक्यूमेंट एक आपने जो आवेदन किया, जो आपने फॉर्म भराया ना, वो भी आपके साथ होना चाहिए। तो तेज आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन के पश्चात आपने जो फॉर्म भराया वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके पश्चात फिजिकल के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए।
आफ्टर एडमिट कार्ड के पश्चात आपने जो आरएमडीएस कार्ड जो आपने फिजिकल पास किया वो होना चाहिए। उसके पश्चात आपने मेडिकल पास करने के पश्चात जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है वो होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड दोनों साइड से होना चाहिए। ये 5 दस्तावेज जो भी है ये आपके पास होने चाहिए। इससे रिलेटिव, इससे अलग एनसीसी वाले कैंडिडेट्स जिनको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के जो दस्तावेज हैं वो भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल कि एयरफोर्स एनरोलमेंट और आर्मी एग्जाम दोनों केस में क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी भिन्नताएं नहीं देख रहा हूं, ये समान केस हैं। आप कहोगे कि समान केस है, एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले तो केवल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी में भी बच्चे ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 20% ऐसे बच्चे हैं जो एनसीसी से बिलोंग करते हैं, जो शहीदों के परिवारों से बिलोंग करते हैं, उनका एग्जाम नहीं होता है। जो विशेष कैटेगरीज आते हैं उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है, तो वो भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, ये भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वक्त जाया ना करो, सब लोग एक साथ आओ। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया बता दी है। रीट पिटीशन में उसी साथी को न्याय मिलेगा अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया है उसके तहत, कि जो साथी अपने दस्तावेज कोर्ट में पहुंचाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब आपको न्याय मिलता है तो सरकार कोई ऐसा आदेश जारी कर दे, क्योंकि सरकार को इस बात का संशय रहता है कि इनके बाद भी कोर्ट में और आएंगे, तब कोई स्थिति विपरीत हो सकती है, सरकार अपनी ओर से कुछ स्टेटमेंट जारी करके सबको न्याय दे दे। लेकिन ऐसी संभावना कम है, क्योंकि आप जितने भी केस उठा के देख लीजिए, जो लोग निजी तौर पर ज्वाइनिंग पे जाते हैं, सपोज दैट मेरा एसएससी में हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइनिंग में, मैं खुद जाऊंगा तो कोर्ट केवल मेरे को ही ज्वाइनिंग के लिए बाधित करेगा, संबंधित डिपार्टमेंट को। तो समझ रहे हैं आप मेरी पूरी इस बात को। अगर इसके ऊपर आप अमल करते हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वक्त है, खड़े हो जाइए। अगर वक्त के साथ खड़े नहीं हुए लोकतांत्रिक तरीकों से, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आपके जो भी सुझाव है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप अपने दस्तावेज अगर किसी को अभी तक नहीं भेजे तो अब हमें भेज सकते हैं, अगर किसी को भेज दिए तो हमें ना भेजिएगा, ये भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी लड़ने वाले आप हो, रीट पिटीशन दायर करने वाले याचिकाकर्ता आप हो, हम आपको जो वकील है वो एक माध्यम से प्रोवाइडेड करवा सकते हैं, और हम सब मिलके एक लॉयर जो बहुत अच्छा हो, जो डिफेंस फील्ड का ज्ञाता हो, जिसके पास भारत में एक अलग नाम हो और अलग ख्याति हो, उसी लॉयर के माध्यम से इसको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रहार हर रोज नहीं होता, इसलिए यह अंतिम प्रहार है, और लोकतांत्रिक तरीकों में आपको अगर जीत लेनी है तो साथ आइए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जो भी साथी इस फील्ड में और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सबको मेरा दिल से धन्यवाद है। आपकी काबिल तारीफ है, आप अपना निजी समय निकाल के इस काम के लिए आगे आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी सुझाव है भेजिएगा, लेकिन सुझावों से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट केस है, आपका हक है, उसको पाने के लिए आप हर प्रयास करते रहिए। शुक्रिया।